नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़े व्यापारिक टकराव की। ये मामला सिर्फ नंबरों का नहीं है, नहीं। इसके पीछे गहरी राजनीति है, दबाव की रणनीति है और भविष्य की एक बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। तो आइए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। एक तरफ कहा जाता है कि वे रणनीतिक साझेदार हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या वे आर्थिक मैदान में एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए उस एक बड़े फैसले पर नजर डालते हैं जिसने रातों रात दोनों देशों के बीच व्यापार के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। तो हुआ ये कि साल 2025 के बीच में अमेरिका ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने भारत से आने वाले ढेरों सामानों पर भारी भरकम नए टैरिफ लगा दिए। इस एक फैसले ने व्यापार की दुनिया में मानो एक भूचाल ला दिया। और ये कोई छोटे मोटे टैरिफ नहीं थे। सोचिए, कुछ सामानों पर तो 50% तक का टैक्स। अमेरिका ने इसके पीछे दो वजहें सामने रखीं। पहली कि भारत के साथ व्यापार में उन्हें बहुत घाटा हो रहा है, और दूसरी कि वे भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले से खुश नहीं थे। और इसका नतीजा जबरदस्त था। सिर्फ 5 महीनों के अंदर अमेरिका जाने वाला भारत का एक्सपोर्ट 37% से भी ज्यादा गिर गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, जिसका असर लाखों छोटे बड़े कारोबारों पर पड़ना तय था। लेकिन रुकिए, अमेरिका ने जो तर्क दिए उनमें एक बड़ा पेंच था। सोर्स इसे पाखंड या हाइपोक्रेसी कहता है। आइए देखते हैं कि कैसे अमेरिका की अपनी ही नीतियां इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ले आती हैं। देखिए, अमेरिका का तर्क ये था कि भाई भारत तो पहले से ही अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, और अगर आंकड़े देखें तो हाँ, अमेरिका का औसत टैरिफ रेट है करीब 2-2.5% और भारत का लगभग 12%। तो इसी बात को आधार बनाकर अमेरिका ने अपने कदम को सही ठहराया। और इसी सोच को याद होगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नाम दिया था, टैरिफ किंग। उन्होंने साफ साफ कहा था वे हमसे बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं, और बस यही बात अमेरिकी नीति की एक तरह से बुनियाद बन गई। तो क्या मान लें कि बस यही पूरी कहानी है, कि ये सिर्फ टैरिफ का एक सीधा साधा मामला है, या फिर इस कहानी का कोई और भी पहलू है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? और यहीं पर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने का इल्जाम लगाया है ना, पर जरा इन आंकड़ों को देखिए। चीन ने भारत से 10 गुना ज्यादा रूसी तेल खरीदा, और चीन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। मतलब ये दोहरा मापदंड साफ नजर आता है कि नहीं? तो सवाल उठता है कि अगर तेल असली वजह नहीं थी तो फिर अमेरिका का असली निशाना क्या था? इन टैरिफ के पर्दे के पीछे असल खेल क्या चल रहा था? सोर्स इसे कहता है इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग, मतलब आर्थिक रूप से किसी की बाह मरोड़ना। ये एक रणनीति है जहां आप अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देश को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर करते हैं। ये व्यापार नहीं, ये पावर पॉलिटिक्स है। और सोर्स के मुताबिक असली निशाना कुछ और नहीं बल्कि भारत का खरबों डॉलर का विशाल कृषि बाजार था। भारत आज भी अपने किसानों को बचाने के लिए विदेशी कृषि उत्पादों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका बस इन्हीं दीवारों को तोड़ना चाहता था। और यहां हम किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कारगिल, मॉन्सेंटो जैसे अमेरिकी कृषि दिग्गजों की। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार में अपनी जगह बनाने की फिराक में है। तो ये लड़ाई सिर्फ दो सरकारों की नहीं, इन बड़े कॉरपोरेट हितों की भी है। तो इन सब नीतियों का जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था ने इसकी क्या कीमत चुकाई? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 48.2 बिलियन डॉलर। इतने मूल्य के भारतीय निर्यात पर इन टैरिफ्स की सीधी मार पड़ी। ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? बड़े कॉरपोरेट्स पर नहीं, बल्कि छोटे और मझोले उद्योगों पर, एमएसएमईज पर, जहां लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गईं, जहां फैक्ट्रियों पर ताले लगने की नौबत आ गई। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं था, ये लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल बन गया था। तो ऐसे में सवाल ये है कि भारत के पास रास्ते क्या थे? इस मुश्किल चक्रव्यूह से निकलने का कोई तरीका था? सोर्स यहां 4 संभावित कदमों की बात करता है।
पहला, अपने निर्यात के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर मत रहो। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों की तलाश करो। दूसरा, जब बातचीत की टेबल पर बैठो तो मजबूती से अपना पक्ष रखो, दबना नहीं है। तीसरा, अपने घरेलू उद्योगों को इतना मजबूत बनाओ कि वे दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सकें। और चौथा, और शायद सबसे अहम, स्मार्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। भू राजनीति में सही संतुलन बनाओ। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक व्यापारिक अनबन थी, या फिर ये 21वीं सदी की पावर पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा था, जहां व्यापार ही असली हथियार बन चुका है? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।